नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई शिवाच पर। तो चलिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, तो संविधान में जो टोटल अनुसूची हैं, जितनी भी अनुसूची हैं वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। तो ये किन किन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किन विषयों पर आधारित है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको आज की क्लास में हम बात करने वाले। तो प्लीज आप पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम अनुसूची होती क्या है। तो अनुसूची यह बतलाती है कि संविधान में किसी विषय से संबंधित जानकारी, संबंधित विवरण कहाँ पर मिलेगी। ये होती है अनुसूची। मूल संविधान में अर्थात जब संविधान बनाया गया था तब केवल 8 अनुसूची थी, लेकिन समय समय पर इसका संशोधन किया गया और वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 8 से बढ़कर कितनी हो गई, 12 हो गई है। तो आपको एक टेबल दिख रहा होगा, एक तरफ अनुसूची क्रमांक लिखा है और उनका विषय इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको हम एक एक करके पढ़ाते जाएंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए पहली अनुसूची में इनमें से कौन सी चीजों का विवरण मिलता है, दूसरी अनुसूची में किस बातों का विवरण मिलता है। ठीक है, तो आप एकदम याद रखिएगा, ये सारे अनुसूची जो है पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पहली अनुसूची पे। तो पहली अनुसूची का जो विषय है वो है भारतीय संघ के घटक, अर्थात भारतीय संघ में जो टोटल 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में मिलता है आपको जानकारी संचित निधि पर भारित अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। ठीक है, वेतन भत्ते को आप फोकस करना। ठीक है, संचित निधि मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था पे जहां से भी पैसा आता है, ठीक है, जहां से भी भारत को पैसा आता है, चाहे वो इनकम टैक्स से हो या कहीं से भी, वो अगर भारतीय राजस्व में पैसा आता है वो संचित निधि हो जाता है। और भारित अधिकारियों, भारित मतलब जो इनको वेतन मिलता है उसमें जो है टैक्स या अन्य तरह के शुल्क नहीं काटे जाते। ठीक है, तो इस तरह से जो भी अधिकारी पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का विवरण जो आपको दूसरी अनुसूची में मिल जाता है। तीसरी अनुसूची में आपको मिलता है इन्हीं अधिकारियों के पद ग्रहण करने के समय जो शपथ का उल्लेख होता है वो चीजें। ठीक है, तो इसमें वेतन भत्ते इन अधिकारियों का और तीसरी में इन अधिकारियों का शपथ का उल्लेख। ठीक है, इस तरह पहली दूसरी तीसरी हम पढ़ लिए। अब बात करते हैं चौथी। ठीक है, तो चौथी अनुसूची में आपको क्या मिलेगा, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मतलब राज्यों तथा संघ क्षेत्रों जो यूनियन टेरिटरी होती हैं, इनका जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण यहाँ पे देखने को मिलता है, चौथी अनुसूची। ठीक है, ये होगी चौथी अनुसूची। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में क्या आपको देखने को मिलेगा, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। ठीक है, शॉर्ट में आपको इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको, एसटी क्षेत्र में प्रशासन। तो ये संपूर्ण भारत में एसटी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी अनुसूची 5 में, सिवाय असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनको आप याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर पूरे भारत में एसटी प्रशासन का जो आपको जानकारी मिलेगा 5वीं अनुसूची में। 6वीं में इन चारों के बारे में। ठीक है, 6वीं मतलब आप लिख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट की एससी क्षेत्र में प्रशासन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आपको यही जो छोड़े थे हम, आप यहाँ पे उसको कवर कर लीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे जो प्रशासन के बारे में आपको 6वीं अनुसूची में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमेशा आता है कि 6वीं अनुसूची में इनमें से कौन सा राज्य नहीं आता। हमेशा मणिपुर दिया रहता है क्योंकि इन चारों के बीच में मणिपुर आता है। अभी मैप में हम देखते हैं, तो याद रखिएगा मणिपुर 6वीं अनुसूची में नहीं आता। ठीक है, ये 5वीं में आता है। तो देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम, यह देखिए 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य के बारे में हम बात किए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे है मणिपुर इनके लगभग बीच में, इसलिए क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी जो राज्य है वो 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 7वीं अनुसूची पे। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची का विषय। और सूची विभाजन किस तरह से किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची को केंद्रीय सूची भी कह देते हैं कहीं कहीं। इसका अर्थात क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जहां पे जिस विषय पर केंद्र कानून बना सकता है वो हो जाता है संघ सूची। ठीक है, मूल संविधान में कितने संघ सूची थे, 97, और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर हो गई 100। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। राज्य सूची जहां पे जिस विषय पर राज्य कानून बना सकते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। मूल संविधान में 66 थे, अभी हो गया है 61। समवर्ती सूची वहां पे होता है जहां पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन विवाद की स्थिति पे अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाता है तो
केंद्र का जो बनाया गया कानून होता है वो माननीय होता है, मतलब केंद्र ज्यादा पावरफुल है, आपको मानना ही पड़ेगा अगर ये कुछ भी बोले तो। ठीक है, तो समवर्ती सूची में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन केंद्र हावी हो जाती है विवाद की स्थिति में या अन्य कोई भी तरह की मतभेद जब होता है तो केंद्र का बात मानना पड़ता है राज्यों को। ठीक है, मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, इस तरह सूची लिख लीजिएगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, एक टेबल बना लीजिएगा। मूल संविधान में कितने विषय थे और वर्तमान में कितने हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में संघ थे 97, राज्य सूची 66, समवर्ती सूची 47, ये बढ़ गया 100 हो गया, ये घट गया 61 हो गया और ये भी बढ़ गया। ठीक है, इकलौता राज्य सूची जो है घटा है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा इसको टेबल बना के। अब बात करेंगे हम आगे 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। जब संविधान बना था मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषाएं थी और इसमें संशोधन कब कब हुआ है? 1967 में 21वां संशोधन के तहत सिंधी भाषा को यहाँ पे शामिल किया गया, सिंधी राजस्थान की भाषा। ठीक है, 1992 में 71 संशोधन, 71वां संशोधन में क्या हुआ? 3 भाषाएं, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी कहाँ की? मणिपुर की, कोंकणी गोवा की, नेपाल आप संपूर्ण भारत का ले सकते हो, कोई स्पेशल यहाँ पे राज्य यहाँ पे नहीं, वहाँ नेपाल से जुड़ी जितनी भी आसपास के राज्य हैं वो यहाँ पे नेपाली वहाँ पे बोला जा सकता है। ठीक है, तो उन लोग जानते होंगे नेपाली। तो इस तरह से 71वां संशोधन के तहत ये 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। तो पहले थी 14, यहाँ पे हो गया 15, फिर 16, 17, 18। ठीक है, अब बची जो 4 यहाँ पे 2003 में 92वां, ठीक है, मतलब 92वां संविधान संशोधन। तो ये जब 92 संविधान संशोधन जब हुआ तो इसमें 4 और भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। मैथिली हो गया आपका बिहार का, संथाली झारखंड का, डोंगरी जम्मू कश्मीर और बोडो असम। अब इन सबको हम एक बार मैप में भी देख लेते हैं। ठीक है, मैप में अगर हम जो भी चीज़ देखते हैं वो हमको आसानी से याद हो जाता है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी मूल 14 + 8 टोटल जो है 22। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले संशोधन हुआ 21वां संशोधन 1967 में। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में दर्जा मिला। ठीक है, सिंधी भाषा को राजस्थान। अब 71वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 1992 में कोंकणी यहाँ पे गोवा हो गया। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर में, और एक आपको देखने को मिलेगा नेपाल, क्योंकि यहाँ आसपास हम नेपाल ले लिए। तो ये जो 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन में इसको दर्जा मिला भाषा का। और अब 92 में क्या हुआ? 92वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? 2003 में ये 4 भाषा डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, ये असम में हो गया बोडो। ठीक है, और मैथिली आपका हो गया बिहार, संथाली कहाँ पे हो गया आपका? झारखंड में, और डोंगरी हो गया आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मैप में आपको बनाकर याद रखना है। तो 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। अब वर्तमान ये क्या हुआ था, हम इससे पहले जो टोटल 8 अनुसूची पढ़े वो मूल संविधान में था, इधर आपको संशोधन देखने को मिलेगा, संशोधन के तहत ये जुड़ते गया है। 9वीं अनुसूची पहला संशोधन 1951 में, इसके तहत ये जो है जुड़ा है भूमि सुधार। तो ये जो है राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख करता है। इनमें सम्मिलित जितने भी विषय हैं उनको न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है इस कानून से, तो आप न्यायालय आप नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन ये 11 जनवरी 2007 से पहले तक ये स्थिति थी। इसके बाद क्या हुआ? संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया कि यहाँ पे इस आधार पे न्यायालय पे चुनौती दी जा सकती है यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता होगा। ठीक है, अगर कहीं पे मौलिक अधिकारों का किसी का हनन होता है तो वो इसको न्यायालय में चुनौती दे सकता है। 10वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा दल बदल कानून। ठीक है, तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा 10वीं अनुसूची में। ये जोड़ा गया था 52 में, मतलब 92वें संविधान संशोधन में। ठीक है, और ये जो हुआ था 1985 को जोड़ा गया था। यह कानून दल बदल करने वाले सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित करने वाले प्रावधानों को परिभाषित करता है। दल बदल मतलब पार्टी बदल लेना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी अपने अगर कोई जो नेता है, ठीक है, अपने लालच के लिए, अपने पद के लालच में एक पार्टी से दूसरी पार्टी जब बदलते रहता है, ठीक है, तो इस तरह से इसको बाध्य करने के लिए एक कानून बनाया गया है। इस तरह से चीजें यहाँ पे हुई है। ठीक है, अब 11वीं अनुसूची में बात करते हैं। तो 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं और 12वीं। ठीक है, 11वीं में क्या हुआ था? पंचायती राज आया। तो इसको तो हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। पंचायती राज का ऑलरेडी मैंने क्लास डाला हुआ है, अगर आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो।
73वें संविधान संशोधन 1993, ठीक है। कहीं पे आपको 1992 मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 1992 में आया था, लेकिन पास होते होते 1993 हो जाता है, लागू होते होते, ठीक है। तो 1993 आप लिख लीजिएगा। पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। ये विषय याद रखिएगा, 29 विषय प्रदान किए गए थे पंचायती राज संस्थाओं को। तो ये जो है ग्रामीण एरिया से रिलेटेड था। और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय जो आया 74वें संविधान संशोधन के तहत 1993, ये दोनों एक साथ आए थे, ठीक है। तो ये जो है शहरी क्षेत्रों से रिलेटेड था। तो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए यहाँ पे 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो ये सारी चीजें हो गई। तो जितनी भी अनुसूचियां हैं उस पर हम बात कर ली। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़। थैंक यू लेक्चर देखने के लिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के पार्ट बनकर आप रेगुलर वीडियोस को पा सकते हैं। और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। और किसी भी प्रकार के आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, या फिर कोई भी आपको सजेशन देना तो आप कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।